नमस्कार। मध्य प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण एवं शहरी अंचल के विद्यार्थियों, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस वर्चुअल कक्षा में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, शुरू करें? अरे फिर से बोल रही हूँ। नमस्कार। मध्य प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण एवं शहरी अंचल के विद्यार्थियों, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस वर्चुअल कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष हिंदी, शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय भोपाल में कार्यरत हूँ। यह व्याख्यान बीए द्वितीय सेमेस्टर के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इस व्याख्यान के अंतर्गत आप देखेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी पुरस्कार की कहानी के तत्वों के आधार पर समीक्षा। तो बच्चों, आप लोगों ने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, पढ़ी हैं, और कहानी के बारे में बहुत ज्यादा आप लोग सुनते रहते हैं, और ये कहानी हम सभी के लिए बड़ा ही रोचक विषय हुआ करता है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि कहानी क्या है। तो कहानी का शाब्दिक अर्थ है जो कुछ कहा जाए। तो हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं में कहानी एक प्रभावपूर्ण विधा है। सर्वोत्कृष्ट भी कहा जा सकता है उसे, तो सर्वोत्कृष्ट भी विधा इसे माना जा सकता है। तो जो कहानी है वह किसी एक संक्षिप्त घटना को पर आधारित रहती है, और इसमें एक ही घटना मुख्य रूप से रहती है। हमने देखा है कि इतिहास के जो पृष्ठ हैं, पत्थर पर उकेरी गई रेखाएं हैं, चित्र हैं, लिपियां हैं, और मुद्राएं हैं, मीनार हैं, इमारतें हैं, खंडहर हैं। इन सब पर जो कुछ भी उकेरा जाता है वे सारे अवशेष मनुष्य के जीवन की, संघर्ष की कोई ना कोई कहानी कहते और सुनते हैं। तो ये इस तरह से जो कहानी है ये चिरकाल से चली आ रही है, और आज भी उसकी स्थिति ज्यों की त्यों है। हाँ, ये बात अलग है कि संदर्भ के अनुसार इसमें परिवर्तन होते चले गए हैं। इनकी मानसिकता में भी परिवर्तन, कहानीकारों की जो कुछ कहानियां ऐसी हैं जो शाश्वत हैं, प्रासंगिक हैं, जो बहुत पहले लिखी जा चुकी हैं, लेकिन आज भी वो उतनी ही प्रासंगिक हैं। तो बच्चों, हम ये देखते हैं कि कहानी पाठक के मर्म को छू लेने वाली विधा है, और ये हमारे लिए बड़ी ही रोचक सिद्ध होती है। तो आप सभी ने बचपन से ही राजा रानी के किस्से सुने होंगे, और आज भी गांव में आप देखेंगे कि जाड़ों के टाइम पर अलाव लगा करके 5-6 सदस्यों का, ग्रामीणों का समूह बैठ जाता है, और वे अपनी अपनी कहानी या जो भी उन्होंने सुन रखी है कहानी वे सुनाते हैं मनोरंजन के दृष्टिकोण से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो मनुष्य के अंदर मूल रूप से बाल भाव समाया हुआ है, और उसकी भाषा, उसका साहित्य और उसकी भावाव्यक्ति ही कहानी है। तो कहानी, ये जो समस्त संसार है ये भी एक कहानी मात्र है, और जो भी विश्व में साहित्य रचा गया है उसमें विश्व के बड़े बड़े भवनों के प्रासाद निर्मित हुए हैं। आप देखेंगे कि राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा, मोहम्मद आदि की कहानियों पर ही बड़े बड़े धर्मों के जो भवन हैं वो निर्मित किए गए हैं। और इसी तरह से महाभारत है, रामचरितमानस है, गीता है, और ये बाइबल है। इन सब में भी जो कहानी है वह भी मुख्य रूप से कहानी का ही एक रूप है, विस्तृत रूप है, क्योंकि ये बहुत विस्तार से इसमें सारी चीजें बताई गई हैं। तो मूल रूप से हम देखते हैं कि कहानी वास्तव में मनुष्य के बुद्धि के विकास के साथ ही इसमें भी विकास, ये कहानी भी विकसित होती चली गई, और इस तरह से जो मनुष्य की अनुभूतियां हैं वे ही कहना और सुनना ही वास्तव में कहानी है। अब कहानी का मुख्य उद्देश्य हम जानने की कोशिश करेंगे कि कहानी क्या है, कहानी का उद्देश्य क्या होता है। तो हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ, आगे क्या होगा, ये एक बहुत बड़ी जिज्ञासा किसी भी पाठक के मन में रहती है। तो बच्चों, ये जो कुतूहल है हमारे अंदर ये बढ़ता रहता है,
समय के अनुसार जैसे जैसे हम कहानी पढ़ते चले जाते हैं तो वो हम देखते हैं कुतूहल, एक अच्छी कहानी में कुतूहल बराबर बना रहता है और अंत में उसका समाधान होता है। तो इस तरह से उपन्यास, कहानी, निजंधरी आदि जो ये सब हैं, जो विधाएं हैं, ये सब कहानी के ही अंग है। तो जो 20वीं शताब्दी का प्रारंभ हुआ उसमें हिंदी साहित्य की गद्य विधा के अंतर्गत बहुत सी विधाएं अस्तित्व में आई। तो उनमें ये कहानी है, ये एक उत्कृष्ट विधा है। अब किसी भी भाषा और बोली में कहानी का जन्म सबसे पहले कब हुआ, तो इसका उत्तर खोजना भाषा और साहित्य के इतिहास बोध से अधिक अनुमान का विषय है। जब मनुष्य ने, मान्यता प्राय यह रही है कि जब मनुष्य ने बोलना सीखा होगा तभी भाषा का जन्म हुआ होगा और तभी से उसने कहना और सुनना आरंभ किया होगा। पहले कहने सुनने के लिए क्या था बच्चों? अपना अनुभव ही, मनुष्य के जीवन का अनुभव ही कहानी बन जाता है। और जो अनुभव है वो तरह तरह से हो सकते हैं, किसी भी तरह का अनुभव हो सकता है, वह एक कहानी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो इस तरह से मनुष्य के मन में ये बड़ी स्वाभाविक अदम्य इच्छा रही है कि वो अपनी आप बीती कहे और दूसरों की सुने, और इसी कारण उसे सामाजिक प्राणी कहा गया है। तो नाटककार ब्रेख्त का कथन है कि मनुष्य समाज की इकाई एक नहीं, दो व्यक्ति मिलकर बनाते हैं। इस तरह प्रारंभ में ही मनुष्य ने संकेतों, मुद्राओं आदि के माध्यम से कहानी को कहा होगा, और यहीं से भाषा का जन्म हुआ होगा। तो उसके पश्चात जब वो अनुभव अपना उसने दूसरों के साथ बांटना शुरू हुआ होगा, तब उसमें कहानी के बीज छुपे होंगे। तो इस तरह से जो कुछ भी अनुभव बांटे जाएं, जो कुछ भी कहा जाए, उसमें कथा भाव विद्यमान रहता है। तो अब हम देखेंगे, अब हम बच्चों अब इस व्याख्यान के उद्देश्य को हम समझ लेंगे। तो कहानी का स्वरूप एवं परिभाषा, सबसे पहले जो इस पर अभी तक अपन चर्चा कर रहे थे, कहानी का स्वरूप और अभी परिभाषा मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद हम देखेंगे हिंदी साहित्य के प्रमुख कहानीकार, फिर कहानी के तत्वों पर प्रकाश डालेंगे। तो जयशंकर प्रसाद की कहानियों में कथा तत्व को देखेंगे और कहानी के तत्वों के आधार पर समीक्षा करेंगे और अंत में आएगा सारांश। तो जो कहानी है इस प्रकार एक बड़ी ही रोचक विधा है जिसमें मनुष्य के जीवन की किसी एक विशेष घटना का संक्षिप्त में वर्णन किया जाता है, और वर्णन इस तरह से किया जाता है कि वो कहानी एक ही बैठक में समाप्त हो जाए। तो E.M. फोस्टर ने कहा है कि कहानी मनुष्य की आदम अवस्था से संबद्ध है। यह तब उत्पन्न हुई थी जब मनुष्य ने पढ़ना भी नहीं सीखा था, इसलिए कहानी हमारी आदम प्रवृत्तियों को अपील करती है। तो अभी तक हमने कहानी के स्वरूप को देखा और उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि कहानी की मुख्य रूप से ये विशेषताएं हैं। पहला है वर्णनात्मक गद्य रचना, दूसरा है प्रभावपूर्ण घटना पर आधारित कोई भी कहानी, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कहानी किसी प्रभावपूर्ण घटना पर आधारित होती है और उसमें अन्य घटनाएं भी चलती हैं, लेकिन वो घटनाएं गौण होती हैं। कहानी में नाटकीय तत्वों का होना, नाटकीय गुणों का होना आवश्यक है। क्योंकि कहानी तभी रोचक होगी, तभी पाठक उसे पढ़ने का प्रयास करेगा और उसके निष्कर्ष पर पहुंचेगा। कहानी यथार्थ जीवन का संवेदनात्मक और प्रभावपूर्ण वर्णन को अपने आप में समाहित किए हुए है, क्योंकि कहानी हमारी और आपकी कहानी है, हमारे समाज की कहानी है, हमारे परिवार की कहानी है, मनुष्य के अंतर्मन की कहानी है। इस कारण वह मनुष्य के यथार्थ जीवन को पूरी तरह से अपने में आत्मसात करने का प्रयास करती है। अब आप देखेंगे कुछ प्रमुख कहानीकारों के बारे में। तो हमने बच्चों देखा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ प्रमुख कहानीकार हुए हैं, जिनमें से प्रेमचंद सर्वोपरि हैं।
अब जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, भीष्म साहनी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वंबर नाथ कौशिक, यशपाल, निर्मल वर्मा, मन्नू भंडारी आदि। तो इन सभी कहानीकारों ने अपनी मूल भावनाओं को लेकर कहानी को रचा है और पाठक के समक्ष प्रस्तुत किया है। इन कहानियों में मुख्य रूप से सामाजिक, ऐतिहासिक, आदर्शवादी, पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक कहानियां प्रमुख हैं। तो किसी भी कहानी को समझने के लिए कहानी के तत्वों को जान लेना सबसे पहले आवश्यक है। तो कहानी का जो मुख्य तत्व है कथा वस्तु, ये कहानी का पहला तत्व है और इस कथा वस्तु में के अंतर्गत कुछ अन्य सोपान भी इसमें आते हैं। इसमें से सबसे पहला है कहानी का आरंभ। कहानी सबसे पहले आरंभ होती है, तो कहानी का आरंभ अक्सर कहानीकार किसी प्रकृति चित्रण से करते हैं अथवा किसी दो पात्रों के कथोपकथन के द्वारा कहानी का आरंभ होता है। और कहानी का आरंभ अत्यंत रोचक होना चाहिए क्योंकि तभी कहानी आगे बढ़ती है। इसके पश्चात है आरोह। तो कहानी किस तरह से आगे बढ़ रही है, कहानी आगे बढ़ती जाती है, उसके जो चरित्र हैं, पात्र योजना है, वह कहानी के चरित्र को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। इसके पश्चात कहानी चरम बिंदु पर पहुंचती है। चरम बिंदु अर्थात जहां पर हो सकता है कि कहानीकार ने कोई रहस्य का उद्घाटन किया हो या उस रहस्य को दबाए हुए है। कथानक अपनी गति से आगे बढ़ता जाता है और उसका जो प्रभाव है वह भी धीरे धीरे कहानी में परिलक्षित होता दिखाई देता है। इसके पश्चात है कहानी का अवरोह। तो कहानी आगे क्या हुआ, आगे क्या होगा, यह अवधारणा कहानी के अंदर क्रमशः बढ़ती चली जाती है। कहानी का जो वातावरण है वह पूरी संवेदना के साथ कहानी में प्रकट होने लगता है। पात्र योजना अपने पूरे जोश के साथ पात्रों का चरित्र कहानी में सामने आने लगता है। और फिर आता है अंत। कहानी का जो अंत कहाँ पर होता है, तो बच्चों कहानी का अंत बहुत प्रभावपूर्ण होना चाहिए। अगर कहानी का अंत प्रभावपूर्ण नहीं है तो हमारे मनोमस्तिष्क पे वह कहानी प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी और इस प्रकार से हम उस कहानी को पढ़कर भूल जाएंगे। इसलिए इसका अंत बहुत अधिक प्रभावोत्पादक होना आवश्यक है। तो अब ये तो थे कथा वस्तु के जो तत्व हैं, 5 कथा वस्तु के सोपान कहना चाहिए, वो हमने अभी देखे। अब कथा वस्तु में एक या एक से अधिक पात्रों का के अनुभवों का चित्रण किया जाता है तथा उसकी घटनाओं का चित्रण होता है। दूसरा, कहानी स्वाभाविक होती है और वो रोचक और सरल होना आवश्यक है। कहानी की कथा वस्तु में एक ही उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है और जो घटनाएं हैं वे एक दूसरे से संबंधित होती हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे कथोपकथन। तो जो कहानी का कथोपकथन है वह भी एक प्रभावपूर्ण घटक है क्योंकि इस कहानी के कथोपकथन पर कहानी की सजीवता प्रभावित होती है। तो कहानी के जो कथोपकथन है वे गतिशील होना चाहिए, अर्थात कथानक को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से उनका सहयोग होना चाहिए। वे सजीव होने चाहिए और सरल तथा स्वाभाविक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ऐसा महसूस हो कि ये वाक्य बहुत लंबे हैं या इनमें स्वाभाविकता नहीं है या कथानक के हिसाब से ये उपयुक्त प्रतीत नहीं हो रहे हैं। अगला पॉइंट है जो कथोपकथन है वे वातावरण के अनुकूल होना चाहिए, अर्थात कहानी में जो भी वातावरण ध्वनित किया गया है वह पूरी तरह से उसे प्रभावित करने वाला हो। चरित्र चित्रण कहानी का अगला घटक है। इनमें जो पात्र हैं, कहानी के जो पात्र हैं, उनका कथा वस्तु से आपस में घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। और कहानी में एक और विशेष रूप से बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो पात्र संख्या है वो सीमित होनी चाहिए और जो पात्र हैं वे सजीव होने चाहिए और वे अपनी व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने वाले होने चाहिए। भाषा शैली, जैसा कि हम
हमेशा से सुनते आए हैं कि जो कहानी की भाषा है वो सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए और स्वाभाविक होना चाहिए। उसमें प्रवाहकता बनी रहनी चाहिए, क्योंकि यदि उसका प्रवाह टूटेगा तो कहानी भी हमें खंड खंड होती दिखाई देगी। और कथाकार में कहानी के अंदर गागर में सागर भरने की शैली होनी चाहिए, अर्थात कहानी बहुत विस्तृत ना हो, क्योंकि फिर वो कहानी अपने मूल रूप को छोड़ देगी। कम शब्दों में अपनी बात का कहने का जो योग है, जो प्रभाव है, वो कहानीकार के अंदर में होना चाहिए। वातावरण योजना कहानी के पात्र, समय एवं मूल घटना, मूल संवेदना के अनुसार वातावरण और देश काल का निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि तभी कहानी स्वाभाविक लगती है। और फिर है उद्देश्य। तो कहानी उद्देश्य, कोई भी कहानी हो या कोई भी रचना हो, किसी भी विधा की बात यदि हम करें तो हम ये देख पाएंगे कि हर चीज में एक उद्देश्य होता है। अगर उद्देश्य नहीं है तो समझो वो रचना निरर्थक है। इसलिए कहानी में उद्देश्य का होना आवश्यक है। और उद्देश्य किस तरह का होना चाहिए कि उसमें थोड़ा मनोरंजन भी हो, साथ में उसमें जीवन का कोई भी लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए, कोई आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत होना चाहिए, कोई समाज का कल्याण करने वाली कोई बात होनी चाहिए, मनुष्य के मनोभावों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और कहानी प्रभावोत्पादक होनी चाहिए। यह तो किसी भी कहानी की पहली शर्त होती ही है। तो अब हम देखेंगे प्रसाद और उनके कृतित्व के बारे में। तो पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के जो प्रवर्तक हैं उनमें जयशंकर प्रसाद का नाम उल्लेखनीय है। जयशंकर प्रसाद ने अपनी कहानियों में भारतीय संस्कृति के मूलभूत सिद्धांतों का निर्माण करने में सजगता दिखाई है, क्योंकि वे भारतीय संस्कृति के संवाहक हैं। उनकी आदर्शवादी शैली है। उन्होंने अपनी कहानियों में रूढ़ियों पर भी प्रहार किया है और उनकी जो ऐतिहासिक कहानी है उनमें कल्पना और वातावरण का ऐसा समन्वय दिखाई देता है कि एक चित्र सा हमारी आंखों के सामने प्रतिध्वनित होने लगता है। तो जो बच्चों, जो जयशंकर प्रसाद हमारे जो प्रतिष्ठित कथाकार हैं वे प्रेमचंद्र के समानांतर हैं। वे चूंकि कवि हैं इसलिए उनकी जो रचनाएं हैं, जो उनकी कहानियां हैं, उनमें भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम अतीत की झांकी प्रस्तुत की जाती है, प्रस्तुत हुई है और उसके द्वारा वे वर्तमान को जागृत करने का प्रयास करते हैं। प्रसाद की कहानियों में लक्षणा और अभिव्यंजना शैली का भी प्रयोग है। उनकी कहानियों में तत्सम शब्दावली का प्रयोग है और इसी कारण कहीं कहीं पर हमें उनकी रचना काव्य रस का आभास देती है। तो उनके जो प्रसिद्ध काव्य हैं कामायनी, आंसू, लहर और झरना, इनमें से बहुत सारे आपने इनका अध्ययन किसी न किसी क्लास में कोई छोटा बहुत अंश पढ़ा होगा। इसके बाद है नाटक। उन्होंने नाटक के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। उनके प्रसिद्ध नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ध्रुव स्वामिनी। उनका निबंध है काव्य और कला। उनका एकांकी है एक घूंट। उनके कुछ प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं जिनके नाम मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। उनमें से है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। उनकी प्रथम कहानी ग्राम मानी गई है, जिसकी रचना 1911 में की गई थी। तो इस तरह से जो प्रसाद हैं उनका कृतित्व बहुत ही प्रभावपूर्ण है और उनकी कहानियों में मन को स्पर्श कर देने वाले भाव निहित हैं। प्रसाद साहित्य की मूल चेतना। अब हम इसमें देखेंगे कि जो छायावादी
स्वच्छंदतावादी एवं रोमांटिक भावबोध उनके साहित्य में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और उनकी जो रचनाएं हैं उनमें जीवन की यथार्थ कठोरताएं, क्रूर घात और प्रतिघातों का चित्रण का बंधन नहीं है, बल्कि इसके स्थान पर मनुष्य के भावबोध का चित्रण है, मनुष्य की भावनाओं का चित्रण है, उनकी अनुभूतियों का चित्रण है। इसी कारण वे पाठक को मन को छू लेने वाली कहानियां बन पड़ी हैं। और उनके जो पात्र हैं वे मानव प्रेम, सौंदर्य बोध, करुणा, रोमांस और आदर्श निष्ठ भाव को प्रतिध्वनित करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और प्रेमचंद्र की जो प्रसाद की जो कहानियां हैं वे मनो मस्तिष्क पर प्रभाव डालने वाली हैं, क्योंकि वे जन चेतना से जुड़ी हैं। उनके जो काव्य हैं, उनकी जो कहानियां हैं, उसमें जीवन के भौतिक यथार्थवाद, परिस्थितिगत समस्याओं एवं मर्यादाओं के कारण जो मनुष्य के मन में कई बार एक संकोच का भाव उत्पन्न होता है, उसके अंदर एक द्वंद्व आता है, उनके संघर्ष के द्वंद्व को उन्होंने अपनी कहानियों में बहुत ही बखूबी के साथ में चित्रित किया है। और उनके जो सामाजिक सरोकार हैं वो प्रेमचंद्र की तरह उनकी कहानियों में वर्णित नहीं है, बल्कि वे मानव की भाव भूमि के कथाकार हैं। और इस कारण से उनकी जो कहानियां हैं वे थोड़ी अलग हमें समझ में आती हैं। प्रसाद प्रेम और सौंदर्य के चितेरे हैं। प्रसाद, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि जो प्रसाद हैं मूल रूप से कवि है, इस कारण उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो कहानियां हैं, उनमें प्रेम और सौंदर्य का अद्भुत चित्र प्रस्तुत किया गया है। प्रेम, उनके कथा में वर्णित जो प्रेम है वह स्त्री पुरुष के दाम्पत्य जीवन पर आधारित है। जो मधुआ कहानी है, मधुआ कहानी में जो प्रेमी है उनका जो प्रेम है आपस में किसी ऐश्वर्य या अधिकार भावना के कारण नहीं है, बल्कि उनका आपस में एक सौंदर्य है, सौंदर्य के प्रति वे आकर्षित है। और जो ये सौंदर्य है वह बाह्य सौंदर्य नहीं है, बल्कि मन के सौंदर्य के भाव को वे ध्वनित करते हैं, चित्रित करते हैं। और उनके जो प्रेमी हैं वे सभी प्रकार के बंधनों से परे हैं। हम ये पुरस्कार कहानी में देखते हैं कि जो मगध का राजकुमार अरुण है वह एक कृषक बालिका पर मोहित हो जाता है। इसके पश्चात इसी पुरस्कार कहानी को ही हम देखेंगे कि उसमें जो मधुलिका है उसके अंदर एक ओर तो अरुण के प्रति प्रेम है, दूसरी ओर वह अपनी कर्तव्य भावना से भी प्रेरित है। इस कारण से उसके बीच में एक जो मानसिक द्वंद्व चलता रहता है उसका चित्रण कहानीकार ने बहुत अच्छे ढंग से किया है। इस प्रकार प्रसाद की जो कहानियां हैं उनमें प्रेमियों के बीच सामाजिकता के स्थान पर, सामाजिक अंतर्द्वंद के स्थान पर मानसिक अंतर्द्वंद की दीवार हमें देखने को मिलती है। और उनका जो मानसिक द्वंद है वह भी आधुनिक कल्पना पर, आधुनिक भावबोध पर आधारित है। इसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगी। ये आकाशदीप नामक कहानी में जो उसकी नायिका है चंपा, वो बुद्धगुप्त के प्रति आसक्त है, उसके प्रति उसके मन में प्रेम है, लेकिन दूसरी ओर उसे यह मालूम है कि इसके द्वारा ही उसके पिता की हत्या की गई। इस कारण उसके अंदर उसके प्रति घृणा भी है। इस प्रकार प्रसाद ने एक ही पात्र के अंदर घृणा और प्रेम के भावों का समन्वय किया है और उसके मानसिक द्वंद्व को बहुत ही गंभीरता के साथ चित्रित किया है। कथा शिल्प, तो हम अब प्रसाद के कथा शिल्प पर प्रकाश डालेंगे। तो जो कहानियों का प्रारंभ है, प्रसाद की कहानियों का प्रारंभ मूल रूप से प्रकृति चित्रण या किसी वातावरण योजना के द्वारा होता है, या कहीं पर उन्होंने संवादों के माध्यम से भी कथा का आरंभ किया है। और उनकी जो शैली है उसमें वह शिल्प विधि पर नहीं, भाव विधि पर आधारित है। जैसा कि मैं आपको शुरू से बता रही हूँ कि जो प्रसाद है वे भावों के कथाकार हैं, मानसिक भावों के, मनुष्य के मन के भावों के कथाकार हैं। इस कारण उनमें नाटकीयता का समावेश अधिक किया गया है। उनमें नाटकीय गुण उनकी कहानियों में हमें यत्र तत्र देखने को मिलते हैं। वे पहले कवि हैं, फिर नाटककार हैं और उसके पश्चात कथाकार हैं। इस कारण उनकी जो कहानियों में या उनके साहित्य में हम देखेंगे मूल रूप से ये भाव, काव्यत्व के भाव स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं। पुरस्कार कहानी को ही आप ले लें,
इस कहानी में आप देखेंगे कि यह कहानी नाटकीय पुट लिए हुए है, क्योंकि इसमें ये प्रकृति चित्रण है, संवाद योजना है। संवाद योजना बहुत प्रभावपूर्ण है और जिस तरह से पात्रों का सामंजस्य किया गया है और पूरी कथा को समाहित करके प्रसाद ने इसमें एक नाटकीयता का पुट लेकर आए हैं। इस कारण ये कहानी हमें अत्यधिक रोचक एवं प्रभावपूर्ण दिखाई देती है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि नाटक प्रसाद जी कवि रूप, और पहले वो कवि हैं, फिर नाटककार हैं और फिर कहानीकार हैं। इस कारण उनकी समस्त रचनाएं उनके इन रूपों से प्रभावित हैं और उनकी रचनाओं में तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग है। कहीं कहीं भाषा क्लिष्ट हो गई है, लेकिन भाषा भावपरक है और उसमें इस तरह के शब्दों का जो गुम्फन है इस तरह से हमारे सामने आता है कि हमें ऐसा लगता है कि कोई एक झांकी हमारे सामने प्रस्तुत हो गई है। इस तरह उनका जो कथा शिल्प है बहुत ही मनोहारी है। अब हम देखेंगे पुरस्कार कहानी के तत्वों के आधार पर समीक्षा। तो सबसे पहले है इसमें कथा वस्तु। तो इसकी जो कथा वस्तु है वह बहुत ही प्रभाव उत्पादक है। कथा वस्तु में पुरस्कार की जो कहानी की नायिका है मधुलिका, तो उसमें वो सिंहमित्र की कन्या है। सिंहमित्र ने कौशल की रक्षा की थी। मगध के साथ जब उसका युद्ध हुआ था तब उसने कौशल की मर्यादा की रक्षा कर अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। तो मधुलिका के खेत को राज्य के नियमों के तहत लिया गया है, जिसमें कि महाराज जो कौशल नरेश हैं वो बीज बो रहे हैं, बीज हल चला रहे हैं, मधुलिका बीज बो रही है। मधुलिका खिन्न है क्योंकि वह अपने खेत की भूमि नहीं देना चाहती थी, लेकिन दूसरी ओर वह राज के नियमों को भी नहीं बदलना चाहती। राजा कौशल नरेश उसको उनका मूल्य देते हैं, स्वर्ण मुद्राएं देते हैं, पर वह उनके चरणों में निछावर कर देती है। उत्सव के समाप्ति के पश्चात वह मधु के वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। अच्छा बच्चों, एक चीज और है इसमें कि इसका जो कृषि महोत्सव है, आपने अगर कहानी पढ़ी हो तो आप उसमें पाएंगे कि जो इस कृषि महोत्सव को देखने के लिए दूर दूर से बहुत से राजकुमार या अतिथिगण आते हैं, राजागण आते हैं। तो उस महोत्सव में मगध का राजकुमार अरुण भी आया हुआ है, जो उसके भोले सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है। तो यहाँ पर मधुलिका बैठी हुई है। अरुण आकर उससे प्रणय याचना करता है। वह उसे अपना अपमान समझकर उसका तिरस्कार कर देती है। वह लौट जाता है। इसके पश्चात 3 वर्ष का समय बीतता है। अब जो मधुलिका की स्थिति विपन्नावस्था से वह गुजर रही है, दरिद्रता से गुजर रही है। वहीं पर खेत के समीप एक पर्णकुटी बना करके वहां पर निवास करने लगती है और उसे उस अरुण की स्मरण हो आता है, क्योंकि अरुण उसके हृदय में छाप छोड़ गया था। उसी समय से अरुण उसके मन में मौजूद था। तो उसको स्मरण हो आता है कि उसने कहा था कि वह उसे कौशल नरेश की राजरानी बनाएगा। वह पुलकित हो जाती है। अचानक उस द्वार पर दस्तक होती है। वह देखती है कि सामने अरुण खड़ा है। वह अरुण को, राजकुमार को, अपनी कल्पना को साकार रूप में पाकर बहुत प्रसन्न होती है और अरुण बताता है कि वह मगध का निर्वासित राजकुमार कौशल में जीविकोपार्जन के लिए आया है। मधुलिका उसका स्वागत करती है। मधुलिका और उन दोनों का आपस में यहाँ पर कहानी में हमें प्रेम प्रणय देखने को मिलता है और उसके पश्चात वे एक मंत्रणा करते हैं, जिसके अंतर्गत मधुलिका कौशल नरेश से दुर्ग के पास की भूमि मांगती है और वहां पर अरुण सैनिक अभियान शुरू करता है और उसका अभियान है कि वह कौशल नरेश पर अगले दिन आक्रमण कर लेगा और मधुलिका को राजरानी बनाएगा। मधुलिका उसके इस अभियान में सम्मिलित हो जाती है, लेकिन रात्रि के तीसरे प्रहर में जब वह अपने झोपड़ी की ओर प्रस्थान करती है तो उसके मन में अंतर्द्वंद जाग जाता है और वह सोचने लगती है कि वह कैसा राष्ट्रद्रोह करने जा रही है और वह बेचैन हो जाती है और परिणाम स्वरूप वह राजा के पास सेनापति के माध्यम से कौशल नरेश के पास पहुंचती है और वहां पर उन्हें अरुण के अभियान का पर्दाफाश करती है। कौशल नरेश समय पर उसके आक्रमण को रोक देते हैं। अरुण बंदी बना लिया जाता है और उसे प्राणदंड सुनाया जाता है।
अब मधुलिका की वीरता के कारण, उसके राष्ट्रभक्ति के कारण, राष्ट्र प्रेम के कारण महाराजा उसे पुरस्कार देने के लिए कहते हैं और वह कहती है कि यदि पुरस्कार मुझे देना है तो मुझे भी प्राण दंड मिले। ऐसा कहकर वह अपने प्रेमी अरुण के समीप जाकर खड़ी हो जाती है और इस तरह से कथानक का अंत हो जाता है। तो इसमें एक खास बात है, इसमें भी आप बहुत ही संक्षिप्त में आपको बता रही हूँ, इसमें भी 5 सोपान हैं। 5 सोपान के माध्यम से ये कथा आगे बढ़ती जाती है और कथा अंत में अपने निष्कर्ष को प्राप्त कर लेती है। इसके बाद है पात्र योजना। तो जो कहानी के पात्र हैं बहुत ही कम हैं, जैसा कि उत्कृष्ट कहानियों की यह विशेषता होती है कि कहानी के पात्र सीमित होनी चाहिए। तो मुख्य रूप से इसमें हमें 3 पात्र देखने को मिलते हैं, मधुलिका, अरुण और कौशल नरेश। तो मधुलिका इस कहानी की नायिका है, अरुण कहानी के नायक हैं और मधुलिका का चरित्र अरुण और कौशल नरेश के माध्यम से विकसित होता जाता है। तो मधुलिका के 2 रूप यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। एक, वह प्रेम के पथ पर आगे बढ़ जाती है और प्रेम के मार्ग पर चलती हुई वह राजकुमार अरुण के साथ में षड्यंत्र में, उसके षड्यंत्र में सम्मिलित हो जाती है, उसको सहयोग करती है और उस समय उसका एक स्वप्न हो जाता है कि कल वह राजरानी बनेगी, कौशल की राजरानी बनेगी। अब उसका जो दूसरा रूप हम देखेंगे तो उसमें उसे स्मरण हो आता है कि वह क्या करने जा रही है, उसका मन धिक्कारने लगता है, उसके अंतरात्मा धिक्कारने लगती है और वह कहती है कि वह जो सिंहमित्र की कन्या है वह क्या राष्ट्रद्रोह करने जा रही है और इसी के चलते वह कौशल नरेश को जाकर सब कुछ बता देती है अरुण के अभियान के बारे में और परिणाम स्वरूप अरुण बंदी बना लिया जाता है और उसे प्राण दंड मिलता है। तो इस प्रकार से मधुलिका का जो दूसरा पक्ष है उसमें वह अपने कर्तव्य के प्रति प्रेरित दिखाई गई है और वह प्रेम, व्यक्तिगत प्रेम की अपेक्षा कर्तव्य को अधिक महत्व देती है। और इसके बाद एक और यहाँ पर मुख्य रूप से आप एक बात देखेंगे कि जो प्रसाद की कहानियों की विशेषता है कि प्रसादांत, जो हम कहते सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, तो प्रसादांत का अर्थ क्या? तो बच्चों आपने कहीं पर पढ़ा होगा या आप फिर सुने इस बात को कि प्रसादांत का अर्थ देखिए कि जो ये कहानी है, जो मधुलिका है, एक तरफ तो वो अपना प्रेम चाहती है, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो कर्तव्य की बलिवेदी पर प्रेम को कुर्बान कर देती है, लेकिन अब उसके बाद वो सच्चा प्रेम करती है इसलिए, और उसे यह महसूस होता है कि मैं भी अपने प्रेमी अरुण के साथ इस अभियान में सम्मिलित हुई थी और इस कारण, और चूंकि वह उससे सच्चा प्रेम करती है, इस कारण जब महाराज कौशल नरेश अरुण को प्राणदंड देते हैं और इससे, इसकी वीरता से, राष्ट्रभक्ति से प्रभावित होकर उसे पुरस्कार देना चाहते हैं, तो उस समय जो मधुलिका है वह महाराज से कहती है कि तो मुझे भी प्राण दंड मिले। तो इस तरह से वो उनके सम्मुख खड़ी हो जाती है, अरुण के सम्मुख खड़ी हो जाती है। और दूसरे पात्र जो अरुण है वह भी वीर है, क्षत्रिय है, योद्धा है, विद्रोही है और उसके आंखों में भी एक स्वप्न है। वह मधुलिका के भोले सौंदर्य पर प्रभावित होता है, वह सच्चा प्रेमी है किंतु साथ में वीर भी है। उसे अपने बाहुबल पर इतना भरोसा है कि वह एक नए राज्य की स्थापना कर सकता है और मधुलिका के सहयोग से वह ऐसा करना भी चाहता है, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाता। तीसरा जो चरित्र हम देखते हैं महाराज का, कौशल नरेश का, तो वे भी वीरों के पुजारी हैं, वीरों को सम्मान देना चाहते हैं, वीरों को सम्मान करना चाहते हैं और इसी कारण वे मधुलिका को, जब उन्हें मालूम होता है कि वह सिंहमित्र की कन्या है, तो उसका सम्मान करते हैं और दूसरी ओर जब वह राष्ट्रभक्ति का परिचय देती है तब वे उसे पुरस्कार भी देते हैं। तो इस तरह से जो कहानी है इन तीनों प्रमुख पात्रों के इर्द गिर्द घूमती हमें दिखाई देती है। इसके बाद आता है संवाद योजना। तो जो कहानी के संवाद हैं वे बहुत ही अधिक प्रभावपूर्ण है और कहानी को एक गति प्रदान करने वाले हैं। उसमें जो कहानी का जो मूल, क्या कहना चाहिए उसको, जो मूल तत्व है वह संवादों में निखर करके सामने आता है। तो इसमें एक उदाहरण हम देख सकते हैं। ये उदाहरण देखिए कि
अरुण, भद्रे, तुम ही तो कल के उत्सव की संचालिका रही हो। मधुलिका, उत्सव? हाँ, उत्सव ही तो था। अरुण, कल उस सम्मान। मधुलिका, क्यों? आपको कल का स्वप्न सता रहा है। भद्रे, आप क्या मुझे इस अवस्था में संतुष्ट न रहने देंगे? अरुण, मेरा हृदय तुम्हारी उस छवि का भक्त बन गया है देवी। मधुलिका, मेरे उस अभिनय का, मेरी विडंबना का। ओह, मनुष्य कितना निर्बल है। अपरिचित, क्षमा करो, जाओ अपने मार्ग। तो इसमें हमने देखा, इस जो ये पूरा ये कथोपकथन जो आपके सामने है, इसमें देखिए आप कि किस तरह से पहले एक संक्षिप्तता है, जो कथोपकथन में एक संक्षिप्तता आई है, और उसके बाद धीरे धीरे वो पात्रों के चरित्र को विकास देने का काम कर रहे हैं, और उनका जो पात्र का चरित्र है वो इन कथोपकथन के माध्यम से हमारे सामने आता हमें दिखाई देता है। इसके बाद है वातावरण। तो वातावरण किसी भी कथानक की तीव्र संवेदना को ध्वनित करने वाले होते हैं। इस कहानी में जो इसका देशकाल है बहुत ही सटीक है। इस कहानी में कौशल राज्य का जो पूरा घटनाक्रम है ये बताया गया है, और प्रकृति के चित्रों के माध्यम से बड़ा ही सुंदर संयोजन किया गया है। और इसमें ये बताया गया है कि जो कौशल राज्य है उसका एक नियम है कि प्रतिवर्ष एक उत्सव किया जाता है, जिसमें किसी की भूमि चुनी जाती है, जिसमें राजा हल चलाते हैं और बीज बोने का अधिकार उसके मालिक को दिया जाता है, और बदले में उनको स्वर्ण मुद्राएं दी जाती हैं। तो और इस का जो देशकाल है, इसमें हम एक चीज और अनुभव करते हैं, हम ये बात समझ जाते हैं कि बीच में कभी मगध और इसका कौशल राज्य में आपस में युद्ध हुआ होगा, जिसमें कि सिंघमित्र ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया होगा। इस तरह से जो कहानी का जो देशकाल है बहुत ही प्रभावित कर देने वाला है। दूसरी ओर जो प्रकृति चित्रण है वह भी मन को छू लेने वाला है। जो एक काव्य रूप यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था प्रसाद का, वो हमें इनके उदाहरणों में प्रकृति चित्रण में विशेष रूप से हमें दिखाई देने लगता है। तो ये एक उदाहरण आपके सामने है, आप देखें। आर्द्रा नक्षत्र, आकाश में काले काले बादलों की घुमड़, जिससे देव दुदुम्बी का गंभीर घोष, प्राची के एक निरम्र कोने से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा था, देखने लगा महाराज की सवारी। तो इस प्रकृति चित्रण में ये जो आपके सामने उदाहरण है, कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। जो उत्सव है इसमें जो चित्रण किया गया है, तो आप इसको सुनकर देख रहे हैं, इसमें एक प्रसन्नता है, आह्लाद है, जो उस उत्सव में दिखाई देना चाहिए। बीच में कहानी के मध्य में जब मधुलिका खिन्न है, दुखी है, तो उसमें शरद की रात्रि का वर्णन है, अंधकारपूर्ण रात्रि का वर्णन है, निश्शब्द है वो रात्रि। तो वहां पर वैसा वातावरण ध्वनित किया गया है इसके प्रकृति के माध्यम से। और फिर जब अंत में अरुण बंदी बना लिया जाता है तो उषा का आलोक दिखाया गया है। तो इस तरह से वो उसमें ये एक प्रसन्नता बताई गई है कि जो कौशल का शत्रु है वो पकड़ा गया। तो हम ये देखते हैं कि जो इसका देशकाल और वातावरण बहुत ही प्रभावपूर्ण है। भाषा शैली, कहानी की जो भाषा शैली है बहुत ही उदात्त है, परिष्कृत है, गरिमापूर्ण है, और उसमें संस्कृत की तत्सम शब्दावली का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। लेकिन हम इसमें ये देखते हैं कि कहीं भी उसमें कोई बाधा नहीं बनती। जो अगर कहीं पर क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग हुआ है तो भी वो कहानी में किसी भी प्रकार से बाधक नहीं है। एक उदाहरण देखें, रथों, हाथियों, अश्वारोहियों की पंक्तियां लग गई, दर्शकों की भीड़ भी कम न थी, गजराज बैठ गया, सीढ़ियों से महाराज उतरे, सौभाग्यशाली और सुंदरियों के दो दल आम्र पल्लवों से शोभित मंगल कलश, फूल, कुमकुम और खीलों से भरे थाल लिए मधुर गान करते हुए आगे बढ़े। उद्देश्य, तो इस कहानी में मानव की शाश्वत प्रकृति का चित्रण किया गया है कि मानव के मन में एक अंतर्द्वंद आता है, कभी उसके मन में अच्छे भाव आते हैं, कभी वह अपने कर्तव्य पर की ओर बढ़ता है, कभी उसको व्यक्तिगत जीवन दिखाई देता है, पर अंत में विजय कर्तव्य की ही होती है। देश प्रेम के अनुपम आदर्श को इस कहानी में चित्रित किया गया है, जैसा कि मैंने आपको बीच बीच में विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से बताया। सांस्कृतिक प्रभाव की सृष्टि पूरी कहानी में हमें दिखाई देती है। भारतीय संस्कृति के प्रति
जो प्रसाद हैं वे निष्ठावान हैं और इसकी झलक उनकी कहानियों में हमें दिखाई देती है। उनकी समस्त कहानियां नारी सृष्टि के विभिन्न आदर्शों को स्थापित करती हैं। जो कहानी का अंत है वह बहुत मार्मिक है, बहुत प्रभावपूर्ण है। कहानी के अंत में जो कहानी जो मधुलिका है, कहानी की जो नायिका है, वह बीच में भी आप देखते हैं चरम सीमा में कभी वह श्रेय की ओर जाती है, कभी वह प्रेम की ओर जाती है। अर्थात कभी कर्तव्य उस पर हावी होता है, कभी प्रेम हावी होता है। प्रथम भाग में कहानीकार ने मधुलिका के मन में प्रेम को हावी होते दिखाया है, पर दूसरे ही क्षण वह कर्तव्य को प्रधानता देती है और इस प्रकार की वह संधि पर खड़ी है और अंत में विजय कर्तव्य की होती है, देश प्रेम की होती है। और कहानी का अंत मार्मिक इस दृष्टि से कहा जा सकता है क्योंकि उसने प्रेम को भी देख लिया और उसके पश्चात उसने कर्तव्य को महत्ता दी है, लेकिन उसके मन में यह अंतर्द्वंद है कि उसने प्रेमी अरुण का साथ दिया था इस योजना को बनाने में और चूंकि वह उससे सच्चा प्रेम करती है, इसलिए वह अरुण के साथ पुरस्कार के रूप में प्राणदंड मांगती है। इस तरह से कहानी का अंत होता है। उदाहरण आपके सामने है कि तो मुझे प्राणदंड मिले कहती हुई मधुलिका अरुण के पास जा खड़ी हुई। अब मधुलिका का चरित्र चित्रण आपको बीच बीच में मैंने आपको बताया है कि वह किस तरह से स्वाभिमानी है, क्योंकि जब कौशल नरेश उसे मूल्य देना चाहते हैं उसकी कृषि भूमि का, तो वह बड़ी विनम्रता से उसे अस्वीकार कर देती है और अस्वीकार उनके चरणों में निछावर कर देती है। और भले ही वह उसने दारिद्रतापूर्ण जीवन यापन किया, लेकिन वह अपनी कृषि भूमि को बेचना नहीं चाहती। वह अनुपम सुंदरी है, उसके भोले सौंदर्य पर ही राजकुमार अरुण मोहित होता है। वह भावुक नारी है, वह अंतर्द्वंद से घिरी हुई है, कभी वह प्रेम के ऊपर जाती है, कभी कर्तव्य को प्रधानता देती है, पर अंत में वह राष्ट्र प्रेम को ही सर्वोपरि मानती है। वह देशभक्त है। आपने अभी देखा बच्चों कि किस तरह से उसने अपने देश के लिए कुर्बानी की और अपने प्रेम का भी उसने परित्याग किया। और प्रेम और कर्तव्य का संघर्ष, ये जो मानसिक द्वंद्व की हम जो बात करते हैं प्रसाद की कथा तत्व के अंदर, तो ये इस कहानी में विशेष रूप से ये दिखाई देता है कि किस प्रकार से वह मानसिक द्वंद्व में घिरी हुई है, किंतु अंत उसका राष्ट्र प्रेम है। तो बच्चों, अभी तक हमने जो देखा उसको हम सारांश रूप में फिर से देख लेते हैं ताकि आप उसको फिर से याद रख सकें। सबसे पहले तो कहानी के स्वरूप और परिभाषा को हमने जाना, उसके बाद हिंदी साहित्य के प्रमुख कहानीकारों पर संक्षिप्त एक दृष्टि डाली, कहानी के तत्वों को हमने समझा। कहानी के तत्व को विस्तार से आपने देखा इसलिए क्योंकि उसी पर आपकी कहानी की समीक्षा उसी के आधार पर आपको करनी है। जय शंकर प्रसाद की कहानियों में कथा तत्व को हमने देखा, उनके कृतित्व के बारे में देखा, उनके कृतित्व की कौन कौन सी विशेषताएं थी उनको हमने जाना। कहानी के तत्वों के आधार पर पुरस्कार कहानी की हमने समीक्षा की, उसके जो विभिन्न तत्व हैं उन पर हमने विस्तार से चर्चा की। और मुझे दिखाई दे रहे हैं बच्चों, आप लोग बहुत सारे बच्चे हैं जो नोटबुक लिए हुए हैं, आप नोट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। तो अब हम बहुत जल्दी, बहुत कम समय है अब हमारे पास में, तो कुछ प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी, तो आप इन प्रश्नों को देखेंगे। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप अपने स्क्रीन को देखिए, प्रश्न आप पढ़ लीजिए, मैं भी आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि मधुलिका किस देश की कन्या है। इसके ऑप्शन है मगध, सिंहस्थ, कौशल और कैकई। तो इसका उत्तर कोई बताएगा आप में से? खंडवा, हमारे सामने खंडवा के बच्चे बैठे हैं, तो आप में से कोई इसका उत्तर देना चाहेगा? नहीं, हाँ बोलिए, हाँ बोल रहे हैं आप, बोलिए। मगध फर्स्ट। हाँ, नहीं, फिर से सोच के बोलिए। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए आप। जी, मेरा नाम रमन नागवंशी है। मैं हिंदी साहित्य
फोर्थ सेमेस्टर के। हाँ बोलिए। कहाँ से आवाज आ रही है? बीच में आवाज बंद हो गई है। हाँ आप बताइए, आप माइक लिए हुए हैं, बताइए जल्दी। अरे, अच्छा सही है। क्या विदिशा? हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ बिल्कुल सही है। अपना नाम भी बताइए। हाँ शाबाश। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि जो प्रसाद द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। जो कहानी आपके सामने है स्क्रीन पे आप देख लीजिए, आकाशदीप, कफन, रोज और पत्नी। इसमें से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है? आपने इस लेक्चर में सुना होगा ध्यान से, तो निश्चित रूप से आपको पता होगा। हेलो मैम, मेरा नाम रजनी विलंगे और मैं खंडवा हेलो कॉलेज से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। सर आकाशदीप है। हाँ बिल्कुल सही है, आकाशदीप बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मधुलिका के पिता का नाम था धीर मित्र, रौद्र मित्र, जीव मित्र और सिंह मित्र। हाँ बताइए। खंडवा के बच्चे मेरे सामने हैं, कोई बताना चाहेगा? और कहीं से? हेलो और कहीं से? हाँ बोलिए बोलिए। मैम, सिन्हा मित्र था उनके पिता का नाम। हाँ तो कहाँ, कौन बोल रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ मैम हर्षलता झरपड़े, जेएच कॉलेज बैतूल। हाँ बिल्कुल, बहुत सही है। हाँ आपका नाम क्या है? हर्षलता झरपड़े। हाँ ठीक है, बैठ जाइए। अरुण किस देश का राजकुमार था? अवध, मगध, सिंहस्थ और उज्जैनी। हाँ बताएं आप। हेलो मैम। हाँ बोलिए। जबलपुर। हाँ बोलिए। घासीराम झारिया बोल रहे हूँ। हाँ बोलिए। मगध का, उत्तर हाँ मगध का। अरुण मगध का राजकुमार था। हाँ शाबाश। पुरस्कार कहानी है पारिवारिक, सामाजिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक। किस तरह की कहानी है ये? कौन बताएगा? हेलो हेलो मैम, चलिए। हाँ अच्छा आप बोल रहे हैं। हाँ हेलो बोलिए। हाँ हेलो मैम, बोलिए। जेएच कॉलेज बैतूल से प्रीति गो है। हाँ बोलिए प्रीति। ऐतिहासिक। हाँ बिल्कुल सही है। कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न भी देख लें, आप लोग चाहें तो नोट कर लें कि मधुलिका के चरित्र की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसी तरह से आप अरुण के चरित्र की भी विशेषताएं तैयार कर सकते हैं। पुरस्कार कहानी के नामकरण की सार्थकता पर विचार कीजिए। यह प्रश्न आप लिख लें। नायक अरुण के चरित्र की 2 विशेषताएं बताइए। ये मैंने जो अभी आपको बताया है, ये संक्षिप्त प्रश्न है। अगला है, पुरस्कार कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, पुरस्कार कहानी की कहानी के तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए। इसमें आपको जो आपको आज के व्याख्यान में बताया गया है, ये पूरा आपको लिखना है। प्रसाद की कहानी कला पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न है, मधुलिका का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इस व्याख्यान को तैयार करने में जिन ग्रंथों, जो ग्रंथ लिए गए हैं उनके आप नाम नोट कर लें, और इसके अलावा भी आप इन ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी और भी नई चीजें पता चलेंगी। तो सत्येंद्र कुमार तनेजा, इनके द्वारा लिखित है नाटककार जयशंकर प्रसाद, राधा कृष्ण प्रकाशन। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास, राधा कृष्ण प्रकाशन। डॉक्टर राजमणि शर्मा प्रसाद का गद्य साहित्य, वाणी प्रकाशन। और गंगाधरनवी प्रसाद की कहानियों का सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन, यह भी वाणी प्रकाशन की है। तो बच्चों, आपने इस जो व्याख्यान है इसको ध्यान से सुना। मुझे पूरा विश्वास है आपने, बहुत से बच्चों को मैंने नोट करते हुए देखा था, तो आपने बहुत ध्यान से सुना है। और परीक्षा
आने वाली है, मार्च चल ही रहा है, तो आप लोग इसका अध्ययन ध्यान से कीजिए। जो आपने नोटिंग ली है उसका मनन चिंतन कीजिए। इसके अलावा जो संदर्भ पुस्तकों के नाम दिए गए हैं उनको भी पढ़कर आप इस व्याख्यान की या अपनी परीक्षा की तैयारी करें, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, बहुत अच्छा लगेगा और तभी यह व्याख्यान भी सार्थक होगा। तो धन्यवाद।